तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी प्री का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने रिवीजन किया है, पहले हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से साइंस, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो गए हैं। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर इसके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए अगर आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर का। तो और आज के क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो परोक्ष कर हैं। तो कौन दो परोक्ष कर है, तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। करों में जो आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, यह प्रत्यक्ष कर होता है जिसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, जबकि बिक्री कर और उत्पादन शुल्क परोक्ष जो इनडायरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो निगम कर से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निगम कर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन पहला है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है। तो ये ऑप्शन गलत है। संविधान के जो आर्टिकल 280 है इसके तहत वित्त आयोग का स्थापना किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है, 2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है देखिएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। तो ये ऑप्शन सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। तो 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए साधनों का वितरण किया गया था। इसके उद्देश्य से जो आर्टिकल 280 है इसके अनुसार वित्त आयोग का स्थापना किया गया था। और जो आर्टिकल 280 है इसके खंड 1 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर ही राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा और उसके पश्चात 5 वर्ष बाद यदि आवश्यक हो तो उसके पूर्व भी वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। वित्त आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संघ और राज्यों के मध्य समायोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना है। 1951 में जो केसी नियोगी थे, इनकी पहली अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया था। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? ब्याज दर नहीं है, करोपण, सार्वजनिक व्यय और जो होता है वो राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो डॉक्टर सी राजन थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए इसका आप लोग क्वेश्चन का बस एक बार प्रीवियस ईयर है तो देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो 42% है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये करेंट का क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 1991 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 12% कर दिया। ये क्वेश्चन 1995 का है, तो उस हिसाब से ये करंट अफेयर पूछा था, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित जो रोकड़ संचय अनुपात है उसकी वर्तमान दर क्या है? तो 9% है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जो मुद्रा की मात्रा है वो नहीं है, क्योंकि बचत दर, मूल्य स्थिरता और संसाधनों का उपयोग ये आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है कि जो जीवन बीमा निगम है, तो LIC जिसे कहते हैं जीवन बीमा निगम, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो निवेश बैंक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निवेश बैंक का। जो LIC होता है सामान्य जन सामान की बचत गतिमान कर है, औद्योगिक प्रतिनिधियों में निवेश करना है। इस प्रकार LIC निवेश बैंक का एक उदाहरण है। LIC जनसाधारण से बीमा करने पर
भारी मात्रा में राशियाँ एकत्र कर उनका अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश करता है। इस स्तर पर बड़े निवेश के भारी रिटर्न प्राप्त करता है, यानी उसका ब्याज मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भूमि विकास बैंक है किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय मुद्रा है छापी जाती है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कि करेंसी प्रेस नोट है नासिक, जिसे महाराष्ट्र में है, 10, 20, 50, 100, 200 और 500, 2000 के रुपए के नोट छापता है और उनकी पूर्ति करता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास जो मध्य प्रदेश में है, शाहबनी पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटक में है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट का जो लिमिटेड मुद्रा है वो छपाई। अगला क्वेश्चन है कि जन सामान्य रूप से जो मुद्रा नीति है इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? तो प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो हैरी जेन जॉनसन है, इनके अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा जो पूर्ति होता है उस पर नियंत्रण करता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहाँ एक और साख की मात्रा का नियमन यानी कि मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न मुद्रा और साख की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर बैंकों का ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? तो नरसिम्हम कमेटी पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कमेटी कब स्थापित हुई थी? तो 1991 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंक है उसकी पूंजी की पर्याप्त मानक क्या है? तो पर्याप्त मानक 8% है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित जो वासले समिति था वर्ष 1988 में सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों का बैंक है उसकी स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 में जो प्रख्यात अध्यक्ष है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि व्यापार और उद्योग में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड उधार देता है तो नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकासों के बैंकों को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जुलाई 1982 में स्थापित नाबार्ड है, इसका कृषि और ग्रामीण विकास हेतु पुनर्जीवित प्रदान करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न होकर इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? बैंक का नाम है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुर्लभ मुद्रा होती है, इसका आशय उस मुद्रा से है जो क्या है, एक देशों का है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकसित देश। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य विकसित देशों की मुद्रा से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक टीसीएस होती है, फलतः आसानी से इनको प्राप्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है जिसे BNI कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया था, तो ये ऑप्शन सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। BNI 26 संकेतों पर आधारित है, तो ये ऑप्शन सही है। पहला और 6 आयाम इसमें नहीं होते हैं, तो चौथा भी गलत है। तो इसका आंसर क्या पूछा है कि कौन सा सही है, तो 1 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जो 29 जनवरी 2021 को वित्त मंत्री
2021 में कौन थी? निर्मला सीतारमण, और इस समय भी वही है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के बीच में पेश किया गया था। आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता की रूपरेखा तैयार की गई। और इसमें कितने आयाम होते हैं? तो 5 आयाम होते हैं। जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं, जो 26 संकेतों पर आधारित है। और भारत में यह पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित 69वें और 76वें NSU से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 18 तो सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो प्रथम योजना के दौरान। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1951 में आया था और 5 साल तक चला था, यानी कि 1956 तक। 51 से शुरू होकर और 1956 की अवधि तक प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था। थोक कीमत सूचकांक के आधार पर 1961 से 62 जो 100 हुआ, और 1950 से 91 89 था, और 1955 से 56 के बीच में गिर कर कितना हो गया? 74 हो गया। इन 5 वर्षों में कीमत स्तर 3.2% वार्षिक कम हुई। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में औद्योगिक वित्त आयोग का कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसमें औद्योगिक वित्त आयोग का नाबार्ड स्रोत नहीं है। औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक के रूप में की गई थी। इसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सरकार का जो बैंकर है और बैंकों का बैंक है, इससे अंतिम दाता के रूप में रिजर्व बैंक इंडिया को जाना जाता है। नोट जारी करने और मौद्रिक साख के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935 में की गई थी। इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त आयोग का स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन इसमें ई दिया है क्योंकि ये सारे वित्त आयोग के स्रोत है, बस नाबार्ड नहीं है। तो देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, तब कंफर्म होगा कि सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत है, लेकिन नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे बड़े लघु उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल में ही डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर जो मूल्य निर्धारण हेतु पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब का है? 1999 का है, BPSC प्री का, तो उस टाइम के करंट अफेयर के अनुसार ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की थी, तो एक्जिम बैंक के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 ईस्वी में। और शुरू कब हुआ था? तो मार्च 1982 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो निर्यातक और आयातकों के बीच जो वित्तीय सुविधा है उसको उपलब्ध कराना था, और साथ ही यह बैंक वाणिज्य बैंक और वित्तीय जो संस्थान है उनको निर्यात आयात वित्त प्रबंधन क्रियाओं हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना था। यह अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक्जिम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी उधार ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका काम क्या है कि इसका उद्देश्य है कि वस्तु और सेवाओं को निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा उसकी जो स्पर्धात्मक है उसकी बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं को आयात को सरल बनाना है। अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1982 में हुई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना की समय काल क्या है? तो 1980 से लेकर 85 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि जो मिलेनियम विकास इसके लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो 2 अंकों वाली आर्थिक विकास दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया था। निर्धरता और भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्यता, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये सारा शामिल किया गया था मिलेनियम विकास लक्ष्य में। इसमें पूछा है कि कौन नहीं शामिल था? तो ये 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक करिए, क्योंकि TRE 1 से लेके जो 3 तक एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराए गए हैं। तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है तो ज़रूर जाके इस चैनल पर देखिए।